नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 20 मई और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आज के न्यूज़पेपर के साथ। देखिए, ये न्यूज़पेपर में आज जो आर्टिकल्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। पहले तो मैं बताता हूँ कौन कौन से आर्टिकल्स हमें डिस्कस नहीं करने हैं। ये वाला आर्टिकल जो है केरला की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो हमारे लिए किसी काम का है नहीं। ये वाला आर्टिकल जो MLAs MPs उनको जो सिक्योरिटी दी जाने वाली है उसकी बात करता है, तो ये भी एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, हमें ये भी डिस्कस नहीं करना। ये वाला आर्टिकल है तो अच्छा, लेकिन ये मोर ऑफ एन एक ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल है। ओपिनियन बेस्ड भी मैं फुल्ली नहीं कहूँगा। बेसिकली ये आर्टिकल फैक्ट्स को लैक करता है, और जिस आर्टिकल में फैक्ट्स नहीं है वो हमारे उतने काम का भी है नहीं। ऑल्दो इसमें वैक्सीन की एक आप कह सकते हैं इफेक्टिव पॉलिसी क्या होनी चाहिए वो डिस्कस की है, लेकिन इस टाइप के आर्टिकल विद फैक्ट्स हम प्रीवियस एडिटोरियल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। ये वाला आर्टिकल बताता है कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस, चाहे हम कितना भी ट्रेड सस्पेंड कर दें, चाहे कितना भी हम इस टाइप के एक्शंस ले लेना, लेकिन फिर भी ट्रेड हमेशा थोड़ा बहुत मेंटेन रहता ही रहता है। तो उसको किस तरीके से आगे लेके जाया जा सकता है उसकी यहाँ पर बात की गई है, तो थोड़ा बहुत इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ये वाला आर्टिकल फ्लैशिंग लाइट्स है, इस आर्टिकल को भी हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से क्या बात करना चाह रहा है। उसके अलावा ये वाला आर्टिकल जो है एक तरीके से मराठा रिजर्वेशन यानी महाराष्ट्र में क्या कंडीशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेके, उसकी यहाँ पर बात करता है। ये वाला आर्टिकल कुछ ऐसे सोशल सिक्योरिटी कोड्स के बारे में बात करता है जिनको एक तरीके से माइग्रेंट्स पे अप्लाई करने की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन जस्ट सेइंग, क्योंकि इस टाइप के अगर कोड्स अप्लाई होंगे तब जाके ही माइग्रेंट्स जो है उनकी लाइफ में ईज आएगा। हम कार्टून को भी डिस्कस करेंगे कि ये कार्टून डिपिक्ट क्या करना चाह रहा है। ये आपको एक तरीके से चलो TAT में हेल्प कर देगा, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो आपका SSB में होता है, आप इसको उस तरीके से लेके चलिएगा कि आप इस कार्टून में एक्चुअल में क्या देख रहे हैं। एक डेटा पॉइंट भी देखेंगे, और डेटा पॉइंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया है जो आपको चीज़ों को रिलेट करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए स्टार्ट करते हैं कार्टून के साथ। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वैक्सीन दिखाई गई है जो एक डिस्टेंस में है इस इंसान से भी और इस इंसान से भी, और यहाँ पर न्यूज़पेपर में कुछ लिखा हुआ है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये क्या डिपिक्ट करना चाह रहा है। ये मैं देखूंगा कि आपकी थिंकिंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, कि आप किस तरीके से न्यूज़ को, अगर आप कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं तो आप न्यूज़ को इस टाइप की इमेजेस से रिलेट कर पाते हैं। देखते हैं डेटा पॉइंट। बेसिकली डेटा पॉइंट बता क्या रहा है। देखिए, आज की डेट में कोरोना से लड़ने के साथ साथ हम देख रहे हैं अर्बन और रूरल डिवाइड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। किस चीज़ को लेके? वैक्सीनेशन को लेके। अब मैं आपको दिक्कतें बताता हूँ। हमने पिछले कुछ एडिटोरियल्स में डिस्कस किया था कि किस तरीके से डिवाइड जो है रूरल और अर्बन लोगों में बढ़ता जा रहा है। कैसा डिवाइड? आप कह सकते हैं डिजिटल डिवाइड तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, सोशल डिवाइड भी बढ़ रहा है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने में लगी हुई हैं। इन्हेंस तो गलत वर्ड होगा, मतलब बढ़ रही हैं एक तरीके से अर्बन और रूरल एरिया के लोगों में। हम कह सकते हैं वुमेन के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो भी रूरल में ज़्यादा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू अर्बन एरियाज। और अब तो वैक्सीनेशन पे तक हम देख सकते हैं एक डिवाइड आ चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं डेटा पॉइंट किस तरीके से। पहला है रूरल शेयर, राइज इन रूरल केसेस, यानी केसेस कितने ज़्यादा देखे गए, और ये बात की गई है राजस्थान और महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पर रूरल एरियाज जो है मैक्सिमम है। इनफैक्ट सेंसस के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो यूपी जो है वहाँ पर सबसे मैक्सिमम रूरल एरियाज आज की डेट में प्रिवेल करते हैं, और मैं 2011 के सेंसस की बात कर रहा हूँ। क्या मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि पहला सेंसस कौन से ईयर में किया था और किसके द्वारा किया गया था? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो देखिए, बताया गया है कि जनवरी में यूपी में जैसे 69.1% केसेस जो थे रूरल एरियाज़ में थे, और अब देखिए मार्च में थोड़े बहुत कम हुए, लेकिन फिर बढ़ के 69 से भी ज़्यादा यानी 78 पे पहुंच चुके हैं। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं। राजस्थान का भी कुछ ऐसा ही हाल है, 69 से 74% पे केसेस पहुंच चुके हैं, ठीक है। वैसा ही आप पूरा ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें चलती आ रही हैं। अगर आप गुजरात की बात करें, क्योंकि गुजरात में उतने विलेजेस नहीं हैं, तो वहाँ पर एक तरीके से हम देख सकते हैं मार्च में काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर पे केसेस कम हो गए। ऑल्दो अभी तो कंपैरेटिवली बढ़ गए हैं, लेकिन देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर ग्राफ ग्रीन में है ना, वहाँ पर चीज़ें जो थी एक टाइम पे थोड़ा ठीक होने लग गई थी। पहली डोजेस की बात करें तो देखिए किस तरीके से गाँव के जितने भी एरिया हैं वहाँ पर महाराष्ट्र में 14.71% के डोजेस एडमिनिस्टर हुए हैं और अर्बन एरियाज में 32.4% के हुए हैं।
यानी अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा डोजेज एडमिनिस्टर की गई हैं कंपेयर टू रूरल एरियाज़। यानी रूरल एरियाज़ में वैक्सीनेशन को इंक्रीज़ करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एक तरीके से डेफिसिट ही आप इसको कह लीजिए, कितना डेफिसिट रूरल और अर्बन में चल रहा है उतना दिखाता है। फुल वैक्सीनेशन की यहाँ पर बात की गई है। रूरल पॉपुलेशन रिसीव रिलेटिवली फ्यू डबल डोजेज इन एवरी स्टेट, ठीक है, लेकिन डिस्पैरिटीज़ के बारे में फिर भी बात करता है। किस तरीके से फुल वैक्सीनेशन रूरल एरियाज़ में सिर्फ 2.86% हुआ है महाराष्ट्र में, और अर्बन एरियाज़ में 7.25% हो चुका है। एमपी में तो और ख़राब हालत है, यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में करीब 5% फुल वैक्सीनेशन हो चुका है, तो रूरल एरियाज़ में 2% भी नहीं हुआ है। दिक्कतें तो काफ़ी ज़्यादा हैं। इनोकुलेशन साइट्स ऐसी जहाँ पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है जहाँ पर इस टाइप के जो कोविड के शॉट्स हैं वो डिलीवर किए जा सकते हैं। यानी जैसे आपको पता होगा कि अभी कई गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोविड की वैक्सीन दी जा रही है, कई गवर्नमेंट स्कूल्स में दी जा रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कई स्टेट्स में बहुत लैकिंग है। अगर यहाँ पर टॉप पे बात करें तो वेस्ट बंगाल दिख ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से अब देखिए, यहाँ पर एक हमें पता भी चलता है कि वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में क्या दिक्कतें आज की डेट में है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मेजर दिक्कत दिख रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत की वजह से ही रूरल एरियाज़ में कम शॉट्स डिलीवर हो पा रहे हैं कंपेयर टू अर्बन एरियाज़। तो हम देख सकते हैं कि हमने पूरा यहाँ पर डेटा पॉइंट देखा, और डेटा पॉइंट्स जो होते हैं ना काफ़ी कंसाइज वे में और काफ़ी आप कह सकते हैं डिटेल्ड डेटा देते हैं कम टाइम में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बिना कुछ ज़्यादा लिखे ही इन्होंने प्रॉपर डेटा दे दिया, और ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इस टाइप के टॉपिक्स जो है ना, डिस्पैरिटीज़ जो अर्बन और रूरल एरियाज़ में होती हैं, ठीक है, इस टाइप के टॉपिक में यूनिवर्सल होते हैं, चाहे आप लेक्चरेट्स में ले लो, चाहे आप जीडीज़ में ले लो, ठीक है, चाहे आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही ले लो, ठीक है। ये हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। डिस्पैरिटीज़ किसी भी सेंस में हो सकती हैं यार, वुमेन एजुकेशन में डिस्पैरिटीज़ होती हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में होती हैं, ठीक है, अनइक्वल वेजेस में होती हैं। अब आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन में भी आ रही हैं, ठीक है, मेडिकेशंस में आ रही हैं, हॉस्पिटल्स में आ रही हैं। तो ये बहुत वाइड टॉपिक है यार, बहुत वाइड टॉपिक। इसलिए अभी भी के जो करंट ट्रेंड है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें ऑन ग्राउंड चल रही हैं। डिस्कस करते हैं पहले आर्टिकल के साथ जो है फ्लैशिंग लाइट्स। यहाँ पर बता रहा है इन्फ्लेशन के बारे में और किस तरीके से चीज़ें आगे चलने वाली है, ठीक है। अब आरबीआई का लेटेस्ट मंथली बुलेटिन जो है ना, वो एक तरीके से बता रहा है कि कंडीशन देश में कैसे चल रही है और किस तरीके से इकोनॉमिक जो हमारी है वो एक बैकस्लाइड देखने को उसमें मिल रहा है, ठीक है। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के आर्टिकल में आरबीआई के ऑफिशियल्स यानी आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं जैसे माइकल डे पात्रा, इन सब ने ये चीज़ बता रखी है कि किस तरीके से हमारे देश को एक डिमांड शॉक मिला है, यानी डिमांड जो है डिक्रीज दिख रही है। और ये इसलिए हो रहा है कि क्योंकि कोविड-19 की सेकेंड जो वेव है उसकी वजह से कई शहर ऐसे हैं जो पार्शियल लॉकडाउन में जा रखे हैं, कई जगह को कर्फ्यू लगाया गया है, रिस्ट्रिक्शन तो ऑलमोस्ट हर शहर में लगाई ही गई हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो डिमांड जो है गिरा रही हैं, और डिमांड गिरेगी तो डिमांड सप्लाई का जो कर्व है वो इफेक्ट हो जाएगा। डिमांड गिरने से क्या होगा कि सप्लाई जो अगर सप्लाई तो मेंटेन रहेगी, लेकिन अगर डिमांड गिरेगी तो उससे इन्फ्लेशन में इफेक्ट पड़ता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक आम किसान की जेब पे इफेक्ट पड़ता है, उनको उनके प्रोड्यूस का उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा देख सकते हैं कि मोबिलिटी का काफ़ी लॉस देखने को मिला है सेकेंड वेव में, ठीक है। लोगों की स्पेंडिंग जो है वो उतनी यूनिफॉर्म नहीं रही, अब कम हो चुकी है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखने को मिली। उसके अलावा बताया गया है कि अप्रैल में तक तो ऐसा हुआ कि जीएसटी के जो कलेक्शंस थे काफ़ी अच्छे हुए। इनफैक्ट हमने बजट में भी अपने देखा, जो इस साल का बजट आया था उसमें जो जीएसटी था उसकी काफ़ी अच्छी खासी कलेक्शन हो रखी थी। इसलिए तो बात की जा रही थी कि जीएसटी को भी एक सेपरेट स्लैब निकाल के पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में ला दिया जाए, ऐसी बात तो हो रही थी। ऑल्दो ऐसा होने तो वाला है नहीं नियर फ्यूचर में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मार्च तक जो है जीएसटी के कलेक्शंस काफ़ी अच्छे हुए, लेकिन अब देख रहे हैं कि ये कलेक्शंस भी डिप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी डिप देखने को मिला, ठीक है। फ्यूल कंजप्शन जो है ऑटोमोबाइल्स का वो एक तरीके से कम हो गया, क्योंकि गाड़ियाँ जब सड़क पर चली नहीं रही हैं तो फ्यूल कंजप्शन कहाँ से होगा, और फ्यूल कंजप्शन नहीं होगा तो एक तरीके से स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो एक तरीके से लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो एक तरीके से सरकार के पास भी पैसा नहीं आ रहा, जो एक तरीके से हमें दिक्कत पैदा करने को, मतलब दिक्कत जो है हमारे सामने देखने को मिल रही है। व्हीकल सेल्स की बात करो तो व्हीकल सेल्स काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हैं। प्रोमिनेंटली 2 व्हीलर्स की सेल अगर मैं बताऊं तो वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, जिसकी वजह से अगेन लॉस जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर को हो रहा है। जॉब लॉस भी बहुत देखने को मिला, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर ना एक बहुत सब्सटैंशियल क्वांटिटी के लोगों को एम्प्लॉय करता है।
ठीक है, आपको पता होगा व्हीकल की सर्विस सेंटर्स के लिए अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं, शोरूम्स के लिए अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं, फैक्ट्रीज के लिए अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स अलग अलग होते हैं। तो अगर ये पूरी इंडस्ट्री इफेक्ट होती है ना, तो उसके साथ इतने ज़्यादा जो लोग जो कनेक्टेड हैं जॉब्स में, वो भी इफेक्ट हो जाते हैं। तो हमें देखने को मिल रहा है किस तरीके से दिक्कतें जो हैं बढ़ती जा रही हैं हमारी इकोनॉमी में इस कोविड-19 की वेव से। अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करूँ तो अभी हम 2 व्हीलर्स में 33.5% का कंट्रैक्शन देखने को मिला है। उसके अलावा बेरोजगारी की बात की गई है, किस तरीके से अप्रैल में 8% पे बेरोजगारी आ रखी थी, जो पिछले 4 महीनों की सबसे ज़्यादा है। और अगर हम मई 18 तक की बात करें ना, ये डेटा जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के द्वारा दिया गया है, और मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने कहा कि अप्रैल में तो पिछले 4 महीने का हाई था अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन अब मई 18 तक का डेटा देखा जाए तो ये 9.5% पे पहुंच चुका है, जो काफ़ी दिक्कत वाली बात है, बहुत कंसर्न वाली बात है। रूरल एरियाज़ की बात करो, यानी गांव की बात करो, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी 8.6% पे पहुँच चुका है। ऑल्दो वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरली लोग वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड होते हैं या किसी ना किसी काम में, एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी 8.6% अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। अब क्या है कि वैक्सीनेशन की जो पेस है ना, अभी थोड़ी स्लो है। स्लो होने की वजह से क्या हो रहा है कि अर्बन एरियाज़ तो गए भाड़ में, रूरल एरियाज़ तो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में तो पहले आपको ये पता होगा कि वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इतनी पॉपुलेशन को पहले वैक्सीनेट करने में ही टाइम लग रहा है, तो रूरल एरियाज़ पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। ये दिक्कतें हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उनको भी चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आने वाले महीनों में जो खरीफ क्रॉप है ना, उसकी जो सो करते हैं क्रॉप को, बीज बोते हैं, वो होने वाला है। तो देखिए, अगर किसान वैक्सीनेट होंगे तब जाके ही वो प्रॉपर्ली इस काम कर पाएंगे, नहीं तो डेथ्स देखने को मिल सकती हैं। ऑल्दो मैं तो चाहूँगा ऐसा बिल्कुल भी ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करूँ तो अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो कई हमारे किसान ऐसे भी हैं जो एज वाले हैं, जो इनकी एज हो चुकी है या जो बूढ़े हैं, तो उनकी लाइफ को बहुत थ्रेट पोज ये सब चीज़ें करेंगी। उसके अलावा अगर किसान जब ये प्रोड्यूस कर भी लेते हैं अपना एग्रीकल्चर का जितना भी सामान है, उसके अलावा उनको आज की डेट में ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा तो उनकी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन जैसे हमने अभी बात करी, क्या डिमांड शॉक है, यानी डिमांड जो है वो मार्केट में बहुत कम है। अब क्योंकि डिमांड कम है तो उनके इन प्राइसेस में क्रॉप्स को खरीदेगा कौन? तो एक तरीके से हो क्या रहा है कि उनको अपने प्रोड्यूस का तमीज़ का प्राइस मिल ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है, ठीक है। ऑल्दो मैं पिछले कुछ आर्टिकल से पढ़ रहे हैं कि आरबीआई की डिफरेंट रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इन्फ्लेशन जो है किस तरीके से कुछ सेक्टर्स जैसे मीट के सेक्टर में, ठीक है, एग्स में, फिशरीज़ में, इन सब में इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आम आदमी की जेब पे मार भी हो ही रही है। तो हम इसका एक सोल्यूशन यही है कि नेशन वाइड वैक्सीन का रोल आउट हो, जल्द से जल्द लोग जो हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए। उसके अलावा राइटर यहाँ कहते हैं कि कैश ट्रांसफ़र करने चाहिए, ऑल्दो मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है इस पर। अब आप मुझे बताइए कि एक्चुअल में वैक्सीन रोल आउट के अलावा और क्या चीज़ अभी की जा सकती है। कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में आप बता दीजिए, 2-3 पॉइंट्स जो प्रैक्टिकल होने चाहिए। देखिए, आज की डेट में इम्प्रैक्टिकल पॉइंट्स नहीं होने चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इम्प्रैक्टिकल पॉइंट की बात करता हूँ। अगर हम ऐसा कहें कि हर इंसान के जेब में या बैंक अकाउंट में 5,000 रुपया सरकार को डाल देना चाहिए, तो ये इम्प्रैक्टिकल है। मैं बताता हूँ इम्प्रैक्टिकल क्यों है। क्योंकि देखिए, अगर सरकार बिना कुछ लोगों से बिना कुछ सर्विस लिए डायरेक्टली 5-5 हज़ार रुपये सबके खातों में डाल देगी, तो ये डिमांड सप्लाई का जो कर्व है ना, उसको इफेक्ट कर देगा। डिमांड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि लोगों के जेब में पैसा आ जाएगा, तो लोग चीज़ें खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अब डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई तो उतनी ही है ना, सप्लाई चेंज नहीं होगी ना। तो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई चेंज नहीं होगी तो इन्फ्लेशन जो है देखने को मिलेगा। अभी तो खैर वेजिटेबल्स इन सब में इन्फ्लेशन जो है वो कम है, यानी डिफ्लेशन चल रहा है। लेकिन अगर हर इंसान के खाते में इतने पैसे आने लग गए तो सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जो ब्रेड आप 30 रुपये में खरीदते हैं वो 40 की हो जाएगी, समझ रहे हैं, क्योंकि डिमांड सप्लाई का कर्व थोड़ा इफेक्ट होगा। तो ये इतना प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये परचेजिंग पावर जो है ना उसको बढ़ाता नहीं है। परचेजिंग पावर उतनी ही रहेगी, ठीक है, बात ये हो जाएगी। इसलिए कोई इसके अलावा और प्रैक्टिकल सोल्यूशन, जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन की बात बताऊं, मनरेगा के अंडर जो बात की गई थी कि 100 से 200 डेज का एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ा देना चाहिए।
ये एक प्रैक्टिकल बात है। इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि अगर आप 100 से 200 डेज तक का एम्प्लॉयमेंट उसमें बढ़ा दे रहे हैं तो आप लोगों को पैसा एक सर्विस का दे रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट में या कहीं भी वर्क कर रहे हैं, यानी एक तरीके से गवर्नमेंट को एक सर्विस दे रहे हैं और गवर्नमेंट उसके बदले में मनरेगा के तहत लोगों को पैसा दे रही है। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट कुछ लेने के बाद ये लोगों को पैसा दे रही है। लेकिन फ्री में 5-5 हज़ार रुपये बांट देना बिना कोई सर्विस लिए लोगों से, ये एक तरीके से दिक्कत पैदा कर सकता है। और इनफैक्ट इवन आरबीआई भी जो है वो भी यही कह रही है कि डायरेक्टली पैसा देना सही नहीं होगा। खैर, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मराठा रिजर्वेशन केस की यहाँ पर बात की गई है। किस तरीके से मराठा लॉ जो है एक तरीके से हमारे कोर्ट्स ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा था कि मराठा कम्युनिटी को एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देने की बात की गई है। 5 जज की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई तो उन्होंने ये वर्डिक्ट पब्लिक दिया हुआ है। अब राइटर कहना चाहते हैं कि पहले तो मराठा कम्युनिटी है वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मतलब सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में नहीं आती। एक चीज़ तो यहाँ पर 5 जज की जो बेंच थी उन्होंने ये चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि जो ये महाराष्ट्र में चल रहा है यानी मराठास को रिजर्वेशन देना, ये एक तरीके से लॉ का ब्रीच है। क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो 50% पे सेट किया गया है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा, इस केस के द्वारा, ठीक है। तो इस केस के द्वारा जब 50% पे सेट की गई है लिमिट, तो 50% से ऊपर कैसे बढ़ रहे हैं। तो आप दूसरी चीज़ ये कही, ठीक है। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि राज्य सरकार के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो किसी भी समुदाय को एक बैकवर्ड क्लास का दर्जा दे, ठीक है। ये पावर सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें बताई गई और इन चीज़ों के तहत ही जो मराठा का पूरा रिजर्वेशन केस था उसको इन्होंने बिल्कुल करार नहीं दिया, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें चीज़ें क्या हैं। ऑल्दो सारी चीज़ें देखने लायक नहीं हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी हैं और उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने बात की है, ठीक है। जब केरला में एक 7 जज की बेंच बैठी थी, किसमें, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस केस 1975 में, तो उन्होंने एक थ्योरी ले डाउन करी। ये थ्योरी क्या कहती है? प्रोग्राम ऑफ रिजर्वेशन वॉज इनहेरेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक गारंटी ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट, यानी जो एक तरीके से रिजर्वेशन दिया जा रहा है अलग अलग समुदायों को, वो एक इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए किया जा रहा है और किसी और मोटो से नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि किस तरीके से जो स्टेट्स यानी राज्य सरकार जो एक्शन ले रही है, जैसे यहाँ पर मराठास के लिए एक्शन लिया, ये एक तरीके से इक्वालिटी लाने के लिए ये सब किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि राज्य सरकार जो है वो भी इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स अंडरटेक करती हैं। अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स जो है लाएंगी ताकि इक्वालिटी सोसाइटी में आए, तो 50% का जो कैपिंग है वो तो ब्रीच होगी ही ना। तो इस टाइप से चीज़ें मतलब कंटेंशियस वे में किस तरीके से चलेंगी। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो 9 जज वाली बेंच थी, उन्होंने कहा 50% पे कैपिंग सेट करो, ठीक है, सही बात हो गई। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस ने कहा कि स्टेट्स जो हैं वो अपने स्तर पे इस टाइप के एक्शंस ले सकते हैं ताकि इक्वालिटी अटेन हो जाए। तो इन राइटर के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि इस टाइप के कंटेंशियस जो डिसीजंस होते हैं वो तो राज्य सरकार को एक सैंडविच कर देते हैं ना बीच में, जुडिशरी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो राज्य सरकार करे तो क्या करे, यहाँ पर ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। अब कोर्ट की जो अभी की प्रेजेंट रूलिंग है वो एक तरीके से मतलब एक क्वेश्चन मार्क डालती है स्टेट गवर्नमेंट की पावर पे कि वो किस तरीके से किसी ग्रुप को बैकवर्ड डिक्लेयर कर सकता है। क्योंकि देखिए इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना वो किस में आती है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना की गई थी, और उसके अलावा प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर है कि वो किस तरीके से अलग अलग समुदायों को सोशली या बैकवर्ड कह सकते हैं, ठीक है। ये उनके हाथ में ये पावर दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा बताया गया है कि किस तरीके से कई राज्यों में ऐसा हो रहा है कि कई बैकवर्ड कम्युनिटीज जो हैं वो केंद्र सरकार के लिस्ट से बाहर है। अब केंद्र सरकार के लिस्ट से बाहर है तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा जिससे वो प्रॉपर्ली उन बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे सके। 102वां संशोधन संविधान में जो किया था 2018 में, ये एक तरीके से एक बेसिस फॉर्म करता है कि किस तरीके से नेशनल कमीशन और बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक स्टेटस दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 342A में क्या मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनके पास ये पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद इस टाइप के समुदायों को जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करें, ठीक है।
ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है कि किसके पास ऐसी पावर है कि ऐसे एजुकेशनली और बैकवर्ड क्लासेस लोगों को रिजर्वेशन या उनको एक तरीके से बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में घोषित किया जाए। तो ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास लाई करती है। अल्टीमेटली बताया गया कि जो चेंजेस हैं एक तरीके से कोर्ट्स द्वारा कुछ और इंटरप्रेट किए जा रहे हैं और अलग अलग जजमेंट में कुछ और किए जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी देना तो स्टेट्स का जिम्मेदारी है ना। तो यूनियन गवर्नमेंट ने आज की डेट में ऑलरेडी एक पेटिशन फाइल कर रखा है इस जजमेंट को रिव्यू करने के लिए, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी पावर्स जो हैं वो लिमिट्स इस तरीके से ना हो और वो प्रॉपर्ली इक्वालिटी के लिए एक्शन ले सकें। ऑल तो अब देखते हैं क्या होता है, और क्योंकि ये तो जैसे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसके जो रूलिंग्स थी उसके अगेंस्ट जा रहा है। अब देखते हैं दोबारा कोर्ट इसमें क्या वर्डिक्ट देता है। ऑल मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ चेंज इसमें होगा, लेकिन देखते हैं अब फ्यूचर में क्या चीज़ें चलती हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे कानूनों की बात कही गई है कि जो जितने भी माइग्रेंट्स हैं ना उनको ठंडे बस्ते में डालता है। कैसे? ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। इनफॉर्मल वर्कर्स जो है ना, जो आज की डेट में 90% और 91% वर्कफोर्स को कंस्टिट्यूट करते हैं, वो एक तरीके से बिल्कुल हेल्पलेस हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे। जैसा आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों को वो जाने में लगे हुए हैं क्योंकि उनको शहरों में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सब देखते हुए हमारे भारत के पार्लियामेंट ने सितंबर 2020 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020 पास किया। क्या है ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि अभी क्योंकि हमारा जो देश है वो कोरोना क्राइसिस से फाइट कर रहा है, यानी एक हेल्थ क्राइसिस है। अब हेल्थ क्राइसिस है तो हेल्थ बजट अच्छा खासा होना भी चाहिए। तो अगर कोविड की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ जो इस साल के बजट में दिया गया है उसको अगर हटा दिया जाए तो हमारा जो हेल्थ बजट है ना वो जीडीपी का 1% भी नहीं है। यहाँ पर ऐसा राइटर बताना चाह रहे हैं इन सब लाइनों में। ठीक है, तो राइटर कह रहे हैं कि हेल्थ बजट में ही डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो ऐसे कैसे चीज़ें चलेंगी। अब सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 जो है वो एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी के जो लॉज हैं उनको मर्ज करता है। किस चीज़ के लिए? वो एक तरीके से क्या करता है कि इनफॉर्मल वर्क में जितने भी लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में लाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन वो कुछ ऐसे सोशल सिक्योरिटी लॉज को मर्ज भी करता है जो दिक्कतें पैदा करते हैं। कैसे? आगे जाके देखते हैं। अब सोशल सिक्योरिटी जो लॉज जो कोड है ना एक तरीके से ना रैशनलाइज करता है जो अभी के एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हैं। कैसे? जैसे अभी के एग्जिस्टिंग लेबर लॉज जो हैं वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे बात करते हैं। ठीक है, इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करते हैं चाहे कोई भी कैसी भी कंडीशन में इनफॉर्मली भी काम कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट्स इंश्योरेंस की बात करते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात करते हैं और ग्रेचुइटी की बात करते हैं जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो इसको एक्सटेंड करने के एम्बिट की भी बात की गई है, लेकिन अब देखते हैं ये कितने तक एक्सटेंड होता है। अब देखिए यहाँ पर दिक्कतें क्या है। दिक्कतें ये है कि पहले तो केंद्र और राज्य सरकार के आपस में ना एक तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग पिस रहे हैं। पहले तो ये बात यहाँ पर प्रॉपर्ली आती है। ठीक है, उसके अलावा अगर सोशल सिक्योरिटी को अवेल करना है, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर आप कह लीजिए उसमें जितने भी लोग हैं उनको अगर एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी अवेल करनी है तो उनको क्या करना है कि ऑनलाइन पोर्टल्स में रजिस्टर करना है, तब जाके ही वो केंद्र सरकार की सोशल सिक्योरिटी को अवेल कर पाएंगे। दिक्कतें कहाँ हैं? दिक्कतें ये है कि ऑनलाइन पोर्टल में वो रजिस्टर कैसे करें। इसका सबसे कॉमन सा उदाहरण क्या है? कोविन पोर्टल में वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, उसके बाद स्लॉट की बुकिंग कैसे करनी है। अब जब लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं है तो आपको क्या लगता है कि वो इस सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत जो भी प्रोविजंस हैं उनका लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस टाइप के जो प्रोविजंस हैं आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी ऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के तहत चलते हैं। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 चल रहा है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 चल रहा है। लेकिन अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर है? मेन चीज़ तो ये है ना, लॉस तो हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ध्यान रखिए इन कोड्स को आप याद रखिए, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020। ठीक है, अब क्या है कि इन सब चीज़ें होने के बावजूद भी एक बहुत मेजर तख्ता ऐसा इनफॉर्मल लोगों का है जो इन सब चीज़ों के बाहर रहता है और पिछले 13 सालों से इसमें कोई प्रोग्रेस देखी नहीं गई है। ठीक है,
लैक ऑफ अवेयरनेस, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोग हैं ये अवेयरनेस लैक करते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन पोर्टल्स पर रजिस्टर किया जाए और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इन सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स का लाभ उठाया जाए, क्योंकि इन लोगों में डिजिटल लिटरेसी लैक करती है। मेन दिक्कत तो ये है। तो हमें पहले तो या तो इनको डिजिटली लिटरेट करना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। तो अभी क्या करना हम कर सकते हैं, ऑफलाइन पोर्टल्स लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफलाइन पोर्टल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से इन टाइप के माइग्रेंट्स और लेबर्स को थोड़ी सहूलियत मिले। उसके अलावा इस टाइप के लोगों को ना ऐसे डॉक्यूमेंट्री पेपर्स के जो जितने भी काम होते हैं, कागजी कार्रवाई जिसे कहते हैं, उसमें भी दिक्कत आती है, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं है प्रॉपर। ये माइग्रेंट्स होते हैं, ठीक है, कभी जैसे फ्लड्स आ जाते हैं तो इनके डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते हैं, क्योंकि इनके कोई प्रॉपर पक्के मकान तो होते नहीं हैं। ठीक है, तो इस टाइप की दिक्कतें देखने को मिल रही हैं बहुत ज़्यादा। तो अब करना क्या है, आपसी राज्यों में कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है। ऑल्दो जैसे हमारे देश में सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में काफ़ी मतभेद देखने को मिलते हैं, वैसे ही इंटर स्टेट रिलेशंस में भी काफ़ी मतभेद देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हमारे देश में है, लेकिन अब हमें कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है। इंटर स्टेट अरेंजमेंट जो है कोऑपरेशन में, वो एक तरीके से चीज़ों में हेल्प करेंगे, क्योंकि माइग्रेंट जो हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं वर्क ढूंढने के लिए, अलग अलग कामों को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप की इंटर स्टेट कोऑपरेशन में ही ऐसा चीज़ हो पाएगी कि एक राज्य के किसी माइग्रेंट को दूसरे राज्य में बेनिफिट्स मिल पाएँ। ठीक है, इस टाइप की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो जब जाएंगी और सोशल सिक्योरिटीज़ जब लोगों तक पहुंचेंगी, तब जाके ही लोगों को एक तरीके से राज्य सरकारों पे भरोसा आएगा। ठीक है, की बेनिफिट्स क्या हैं, देखिए मैटरनिटी बेनिफिट। अब सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट जो है ना, उसको यूनिवर्सल नहीं बनाया गया है। यूनिवर्सल कैसे, अब मैटरनिटी बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर कहता है कि कोई भी ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अगर कोई भी ऐसी फैक्ट्री या दुकान है जहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों का क्या, जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पर 10 से कम लोग काम कर रहे हैं। इनफैक्ट कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो जानबूझ के 9 लोगों को ही काम पर रखते हैं, ताकि उनको इस मैटरनिटी बेनिफिट के जो कोड है, ये सोशल सिक्योरिटी कोड, उसके अंडर ना आना पड़े। तो वो इन लॉस के लूप होल्स का ना फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब चीज़ें लागू नहीं हो रही हैं, दोबारा सोशल सिक्योरिटी कोड का एक लूप होल देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब सोशल सिक्योरिटी कोड क्या कहता है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहाँ पर ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है उसके एम्प्लॉय को प्रॉपर्ली देना पड़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 19 लोगों को काम पे रखता है, तो वो तो इस प्रोविडेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से बच गया है ना। तो अगेन लूप होल जो है उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर प्रिवेल करती हैं। ठीक है, उसके अलावा ग्रेच्युटी की बात करो तो किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, उनको ग्रेच्युटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगेन जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 9 लोगों को एम्प्लॉय करेगा वो इस चीज़ से बच जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इन लूप होल्स का बड़े आराम से, बड़े प्यार से फ़ायदा उठा सकते हैं, और अल्टीमेटली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क इन सब चीज़ों से पड़ेगा। अब ये कोड जो है ना, इसका एंड एक तरीके से क्या करता है कि अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग टुकड़े हैं और ये टुकड़े एक साथ जुड़ेंगे ना, तब जाके ही इसके लूप होल्स को हटाया जाएगा, और लूप होल्स हटेंगे तब जाके ही लोग जो है उनको सहूलियत मिलेगी, उनको इस कोड का फ़ायदा होगा। तो एक तरीके से अलग अलग टुकड़ों में तो बटा हुआ है, लेकिन इन टुकड़ों को एक साथ सिलने वाला कोई नहीं है। समझ रहे हो, इन लूप होल्स को सरकार जो है एड्रेस प्रॉपर्ली नहीं कर रही है। ठीक है, अभी ध्यान हमारी सरकार का किस चीज़ पे है, ऑल्दो देखिए मैं इसको लूप होल की तरह बता रहा हूँ, और ये लूप होल जो है वो प्रॉपर्ली एडमिनिस्ट्रेशन से क्योर किया जा सकता है। अभी भारत जो है ब्रिक्स चेयर करने वाला है दिल्ली पे। ठीक है, जिसके इश्यूज जो है फोकस करेंगे लेबर्स पे। ठीक है, लेबर्स, माइग्रेंट्स, इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस करेंगे। तो ब्रिक्स पे फोकस करने से पहले हमें अपने अंदर के देश में जो लूप होल्स है उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक बार वो लूप होल्स एड्रेस हो जाएंगे तब हम एक बड़े लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए एक पिरामिड किस तरीके से फंक्शन करता है। जब पिरामिड का बेस ही खराब होगा तो क्या पिरामिड टिक पाएगा? नहीं टिकेगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो बेस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको हमें सही करने की ज़रूरत है। एक बार ये लॉज सही हो जाएंगे तब जाके ही हम ऊपर के लेवल, ब्रिक्स के लेवल पे
UN के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल्स पे हम जाके और अच्छा काम कर पाएंगे। ये वाला आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड रिलेशंस की बात करता है, बताता है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने शुगर, कॉटन, ये सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को हाँ कह दी थी, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट के बुद्धि पे पत्थर पड़ा हुआ था कि उन्होंने इन चीज़ों को मना कर दिया। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान उन्हीं के सरकार और उन्हीं के जो लोग हैं उनको हो रहा है। फरवरी 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ कश्मीर में, और उसके बाद जो भारत ने एयर स्ट्राइक करी, उसमें क्या हुआ कि इंडिया ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो है छीन लिया। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने क्या किया, कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट्स पे एक तरीके से 200% का कस्टम ड्यूटी लगा दी। उसके बाद जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर का स्टेटस रिवोक किया तो पाकिस्तान ने बायलैटरल ट्रेड सस्पेंड कर दिया। मतलब क्या है भाई, तुम्हें किस बात की चौड़ है इतनी, तुम्हें किस बात का एटीट्यूड है, यहाँ पर यही बात हो रही है। ठीक है, अब अगर हम ट्रेड, अपने पुराने ट्रेड की, इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें, ऐसा यहाँ पर राइटर कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें तो ये देखा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के लिए प्रॉपरली पूरी तरीके से ट्रेड डायलॉग को सस्पेंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हल्का फुल्का ट्रेड फिर भी चल ही रहा है। दोनों देशों ने एग्री किया था कि वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे एक दूसरे से ट्रेड करेंगे और ये एक तरीके से पाकिस्तान में डोमेस्टिक प्राइसेस की स्टेबिलिटी लेके आएगा, क्योंकि आपको भी पता होगा आज की डेट में चीनी जो है पाकिस्तान में 100 रुपीज़ पर केजी बिक रही है। क्यों बिक रही है? अगर इंडिया से इंपोर्ट करते तो 60 रुपीज़ पर केजी के आसपास होती, लेकिन क्योंकि वो अपनी फालतू की चौड़ दिखाने में, अपने फालतू का ईगो दिखाने में लगे हुए हैं, इसलिए लॉस उन्हीं को हो रहा है, लॉस हमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बात यही है कि पाकिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा इतना कुछ हुआ, ठीक है, 2019 में, और अभी भी खैर चीज़ें कुछ बहुत सही है नहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर पिछले 11 महीनों का डेटा आप देखो 2020 और 2021 का, तो एक बहुत बड़ा मेजर ट्रेड इंडिया और पाकिस्तान में फिर भी चल रहा है। ठीक है, 2020-21 का डेटा देखो तो इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल ट्रेड $280 मिलियन का है। मैंने इस पॉइंट को स्टार मार्क कर दिया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैंने रेड में भी हाईलाइट किया है, आप इसको क्लियरली पढ़ भी लीजिए, क्योंकि देखिए इस टाइप के पॉइंट्स ना स्पेशली हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो भी हमारे नेबर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 280 मिलियन का ट्रेड तो हमने पाकिस्तान से किया, जिसमें से 278 मिलियन के इंडिया ने एक्सपोर्ट्स किए हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने इंडिया को 2 मिलियन के एक्सपोर्ट्स किए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा 77% इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तो सिर्फ वैक्सीन से, ध्यान रखिए हमने वैक्सीन बेची है उनको। ठीक है, तो देखिए इतने एक्सपोर्ट्स फिर भी चल रहे हैं, जबकि इतना ट्रेड वेड सस्पेंड करने की बातचीत हुई। तो अल्टीमेटली क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड है ना वो चलता ही रहता है कहीं ना कहीं, तो बिल्कुल भी, और प्योरली तरीके से वो सस्पेंडेड नहीं है। ट्रेड बैन होने के बावजूद भी शुगर जो है फिर भी एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान को। ठीक है, और ये सेकंड मोस्ट एक्सपोर्टेड आइटम है आज की डेट में, और 15% इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स अभी भी शुगर हैं। ठीक है, कहने वाली बात है कि शुगर नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं शुगर इंपोर्ट हो ही रहा है। ठीक है, डेट्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो डेट्स हम खाते हैं ना, वो चीज़ भी पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की जा रही है इंडिया द्वारा पाकिस्तान को। ठीक है, और पूरे 31% के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की जो कर रहे हैं, उसमें से इथाइल अल्कोहल है जो इंडिया से इंपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, डेट्स तो किए ही जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बातचीत यहाँ पर बताई। उसके अलावा इंडिया ने टोटल 357 अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किए हैं। पाकिस्तान से हमने खुद 25 प्रोडक्ट इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं तभी तो $278 मिलियन का जो ट्रेड है वो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया है। ठीक है, जिसमें से 357 आइटम्स इंडिया ने पाकिस्तान को बेचे हैं, और पाकिस्तान ने इंडिया को 25 आइटम बेचे हैं, जो टोटल $2 मिलियन का ट्रेड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो दोनों देशों की सरकार है, उनको ये चीज़ पहचानने की ज़रूरत है कि नॉन कॉपरेशन से जो है ना पाकिस्तान को ही घाटा हो रहा है, और अल्टीमेटली प्योरली नॉन कॉपरेशन तो दोनों देशों में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक तरीके से इनफॉर्मल ट्रेड्स द्वारा तो यहाँ पर ट्रेड चल ही रहा है, उससे बढ़िया ट्रेड्स को प्रॉपर्ली ही कर लिया जाए। ठीक है, इससे दोनों कंट्रीज़ के लिए ऑप्शन एक्सपैंड होंगे और बिजनेस चैम्बर जो है वो एक ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर पाएंगे, ताकि दोनों देशों के बीच में एक मोमेंटम बिल्ड हो पाए। अब देखिए इसमें अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, कई लोग इसके बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि क्या इंडिया और पाकिस्तान जो है उनको ट्रेड करना चाहिए,
अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, एक सेंटेंस में लिख के बताइए। अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी एक सेंटेंस में अपना ओपिनियन लिख के बताइए। तो आज हमने डिस्कस करे काफ़ी सारे एडिटोरियल्स। आई होप आपको ये एडिटोरियल्स पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से इंक्रीज़ होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी के सारी अपडेट्स विद टाइम मिल जाएँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।